हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस की एक और PSIR की महत्वपूर्ण वीडियो में। Now before proceeding towards today's video, I just wanted to let you know that to ensure a holistic and complete preparation for political science and international relations optional, we have brought to you our final batch for PSIR, जहाँ पे हम completely and thoroughly cover कराएंगे each and every aspect of the detailed syllabus, along with also practicing answer writing and also resolving any doubts that may arise in your preparation to ensure a successful journey towards clearing UPSC mains with PSIR optional. अब मैं आपको बताना चाहती हूँ दैट सबसे पहले हमारे पास है हमारा विदाउट इवैल्यूएशन कोर्स, बहुत ही ज़्यादा किफ़ायती कोर्स है, वैल्यू फॉर मनी, जहाँ पे यू गेट ऑल द वीडियोस प्लस यू गेट द मंथली करंट अफेयर्स वीडियोस जिनसे आप अपडेटेड रह सके। टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे हम प्रॉम्प्टली आपके जो डाउट्स हैं उन्हें रिजॉल्व कर सके, प्लस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए चैप्टर वाइज मिनी टेस्ट एज वेल एज हाफ लेंथ एंड फुल लेंथ टेस्ट। सेल्फ एवेल्यूएशन होगी यहाँ पे यूजिंग मॉडल आंसर्स की वीडियो सोल्यूशंस एंड PDFs। ऑलमोस्ट 12,000 का जो है आफ्टर डिस्काउंट कोर्स है, ये कूपन कोड जो है आपके पास अवेलेबल है लास्ट बैच। नेक्स्ट अप है हमारा विद इवैल्यूएशन कोर्स, अगेन द सेम कूपन कोड, अराउंड 18,000 का जो है ये आपको पड़ेगा द कोर्स, राइट। वीडियो लेक्चर्स हैं इसके अंदर, मंथली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स भी हैं, टेलीग्राम ग्रुप है, टेस्ट हैं, मॉडल आंसर्स है, प्लस आपके आंसर्स को चेक किया जाएगा, फीडबैक दिया जाएगा फॉर एनी इम्प्रूवमेंट, ताकि आप वहीं के वहीं इसे कर पाएँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट द मेंटरशिप कोर्स, जहाँ पे यू गेट ऑल ऑफ दीज थिंग्स प्लस एक सिलेक्टेड ऑफिसर कैंडिडेट से आपको पर्सनल मेंटरशिप भी मिलती है वाया टेलीफोनिक कॉल्स, राइट। तो ये आपको कम्प्लीटली गाइड कर सकते हैं एकेडमिक या आपके जो फर्दर कुछ और डाउट्स हो, प्रैक्टिस को लेके, एग्ज़ाम को कैसे अप्रोच करना है, स्ट्रेटिजिक डाउट्स हो, उनको जो है रिजॉल्व कर सकते हैं। ये ऑलमोस्ट 22,000 का कोर्स पड़ेगा आपको आफ्टर यूजिंग द डिस्काउंट कूपन ऑफ लास्ट बैच। Now we realize dharma is one of the ways in which an absolute monarch can be restrained, can be controlled, can be guided. Along with this, we also have the idea of Raj Dharma. And Raj Dharma से हमें क्या पता लगा था, जैसे कि हमने पहले ही बात की थी, duties that the king is supposed to perform, certain functions that the state is supposed to perform. तो very importantly कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में ही मेंशन कर दिया कि स्टेट से हम क्या क्या काम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और स्टेट का क्या क्या रोल होना चाहिए इन प्रोवाइडिंग सर्टेन एस्पेक्ट्स एज फार एज इट्स पीपल आर कंसर्न्ड। और यहाँ पे कौटिल्य ने बोला कि यहाँ पे दो एस्पेक्ट्स हैं, एक तो प्रोटेक्टिव फंक्शंस होते हैं, ठीक है, जहाँ पे यू हैव सिक्योरिटी, जहाँ पे आप उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जहाँ पे उनकी जो है रक्षा कर रहे हैं, एंड ऑन द अदर हैंड यू ऑल्सो हैव टू मेंटेन देयर वेलफेयर। अब प्रोटेक्टिव उसके अंदर द फर्स्ट group of people that the king has to look at are obviously those who are in distress. तो वैसे तो ओवरऑल लाइफ बचानी ही है, जिसके कारण you have the dund, right? You have the army. आर्मी का काम क्या है? आपकी टेरिटरी को बचाना। सिटी को आप क्यों फोर्टिफाई कर रहे हो, फोर्ट्रेसेस क्यों बुला रहे हो? अगेन टू मेक इट इनविंसिबल, टू हेल्प इट सेफगार्ड इटसेल्फ अगेंस्ट वॉर्स, ठीक है। तो पहली चीज तो ये होगी एट अ प्राइमरी लेवल, जो आपकी सिक्योरिटी है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो बहुत ही डिस्ट्रेस्ड, बहुत ही मार्जिनलाइज्ड हैं, उनकी सुरक्षा करना was seen as a special function of the state, right? So people who are women who are widows, right? Women at large, right? जिनके बच्चे नहीं हैं, right? जिनके छोटे छोटे बच्चे, इन्फेंट्स है, ऑर्फन्स है, सिक है, बीमार हैं, कोई और किसी भी तरह की डिसेबिलिटी है या कुछ है, राइट। साथ ही में हर्मिट्स, जो आपके साधु संत हो गए, श्रोत्य, एज वेल एज स्टूडेंट्स जो आपके भी पढ़ रहे हैं, साथ ही में प्रॉपर्टी ऑफ पीपल। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रॉपर्टी का एक तरह से आपको एस्पेक्ट पता लग जाता है कि लोगों के पास प्रॉपर्टी थी, there was some idea of private property then, और इस प्रॉपर्टी को भी सेफगार्ड करने का काम किसके पास था, पॉलिटिकल अथॉरिटी के पास। तो जिस तरह से लॉक ने बात की बाद में चल के राइट टू प्रॉपर्टी को सेफगार्ड कौन करेगा, स्टेट। हाउएवर यहाँ पे स्टेट कोई आर्टिफिशियल कंसेंट बेस्ड अथॉरिटी नहीं था, बट रोल फंक्शन स्पेसिफिक था कि आपने लोगों की जो प्रॉपर्टी है उसको भी सेफगार्ड करना है। नेक्स्ट ऑब्वियसली वायलेंस को हटाना एंड लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। तो रायट्स, किसी भी तरह के जो प्रॉब्लम आ सकती हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, किसी भी तरह के डेंजर्स को अवर्ट करना और आर्मी को कमांड करना। एंड इंपॉर्टेंटली जस्टिस, ये जो है किंग एंड स्टेट का एक सबसे इंपॉर्टेंट काम माना जाता था, राइट। वन ऑफ द वेज इन विच लॉ एंड ऑर्डर को जो है कंट्रोल किया जा सकता है इज बाय
इम्पार्टिंग जस्टिस। तो अगर जो गलत काम करेगा उसको पनिश करना है, ठीक है। अगर कोई जो है किसी के साथ बुरा हुआ है उसको हमने कॉम्पेंसेट करना है। एंड ये किसके थ्रू हो रहा है? ये सब जस्टिस के थ्रू हो रहा है, इन अकॉर्डिंग्स टू सर्टेन लॉज। हम कहते हैं ना जस्टिस क्या होती है, अगर किसी ने किसी लॉ का उल्लंघन किया, कोई रूल तोड़ा, तो उस रूल के हिसाब से हम उनको सजा सुना देते हैं। अब ये कौन से लॉज थे, कौन से रूल्स थे जो कि जस्टिस इंपार्ट करने में हेल्प कर रहे थे? पहले ऑब्वियसली वाज द सेक्रेड लॉ, जो कि धर्म है, जिसको हम मानते हैं, ठीक है। देन इसके बाद आता है जो हमारा प्रैक्टिकल कस्टमरी लॉ होता है, जिसके अंदर एविडेंस किस तरह से कलेक्ट करना है ये सब इंक्लूडेड होता है, विच इज कॉल्ड योर व्यवहार। लास्टली इज योर हिस्ट्री, मतलब हिस्टोरिकली आपकी जो है सोसाइटी में कई चीजें चलती आ रही होंगी जो कि मान्यता है जिनकी, जो कि एक्सेप्ट किए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं संस्था, ठीक है। तो उस हिस्टोरिकल लॉ को भी जो है आपने फॉलो करना है। एंड लास्टली इनैक्टेड लॉ, तो जिस तरह से हम आज बात करते हैं कि पार्लियामेंट ने स्टैच्यूट इनैक्ट कर दी, उसी तरह से किंग भी तब लॉज एक्सेट्रा बनाते होंगे। तो ये इनैक्टेड लॉज को हम क्या कहते थे? इनको हम कहते थे राजस्थाना, ठीक है, कि राज द्वारा जो राजन है उनके द्वारा स्थापित किया गया, राइट, मेड बाय देम, राइट। साथ ही में वेलफेयर फंक्शंस वर ऑब्वियसली डिफाइंड अंडर द कैटेगरी ऑफ योगक्षेमा, व्हिच वाज द वेलफेयर स्टेट। धर्मशास्त्र में भी ये मेंशन था, कौटिल्य ने भी इसी योगक्षेमा के आइडिया को जो है आगे यूज किया। योग का क्या मतलब होता है? योग का मतलब होता है कि रिसोर्सेज को हम हमेशा बढ़ाने की कोशिश करेंगे, डिप्लीशन की कोशिश नहीं करेंगे। इनफैक्ट आप इसी योगक्षेमा के प्रिंसिपल को आप आज की उसमें यूज कर सकते हैं फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट, कि योगक्षेमा इज हैंड इन हैंड विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दैट the resources that you use should not deplete them for future generations, because if you're doing that you aren't adhering to the welfare idea of people। तो योग का क्या मतलब था? रिसोर्सेज आपने बढ़ाने हैं, डिप्लीट नहीं करने। एंड सेकेंडली क्षेमा, इन रिसोर्सेज की आपने प्रॉपर वेल यूटिलाइजेशन करनी है, ढंग से यूटिलाइजेशन करनी है, वेस्ट नहीं करना है आपने इनको, ठीक है। योग एंड क्षेमा को कंसिडर किया जाता था कि इसके थ्रू आप जो है, जो पोजेशन है, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, पीसफुली अपना सकते हैं, हारमोनियसली अपना सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि आपके पास उतना होगा, और हम देखेंगे कि आगे चल के गांधी जी भी कैसे इन चीजों को यूज करते हैं, दैट यू हैव इनफ टू फुलफिल योर नेसेसिटीज, टू फॉलो योर परस्यूट्स, टू प्रोवाइड फॉर योर फैमिली, बट एक्सेस में नहीं है जिसके थ्रू आप दूसरों को एक्सप्लॉइट कर सके या ऑप्रेस कर सके। प्रैक्टिकली हो सकता है ये चीजें एग्जिस्ट ना करती हो, देयर माइट बी अ लॉट ऑफ ऑपरेशन ड्यूरिंग द मौर्यन स्टेट, बट एटलीस्ट थ्योरेटिकली कौटिल्य ने इन बातों को आगे रखने की कोशिश की है। अब योगक्षेम और वेलफेयर जो है, अगेन ये मटेरियल भी है और स्पिरिचुअल भी है, दोनों है, ठीक है। और इसको अटेन कैसे किया जा सकता है? पहला तो बट ऑब्वियस सोशल ऑर्डर को मेंटेन करना है, तो वर्णाश्रम धर्म, इसको फॉलो करना ही करना है। तो धर्म को एक लार्जर एस्पेक्ट में देखा गया। एक हो गया आपका वर्णाश्रम धर्म, जो कि सोशल ऑर्डर, सोशल हायरार्की की बात कर रहे हैं। देन कम्स योर त्रिवर्ग। त्रिवर्ग क्या है? हमने बात की है ना, यू हैव धर्म, अर्थ sorry, excuse me, right, that the fact that you have धर्म, अर्थ, मोक्ष, ठीक है, ये सारी वैल्यूज जो है आपके पास अवेलेबल हैं, ठीक है। अब इन वैल्यूज को आपने बैलेंस कैसे करना है वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो ये त्रिवर्ग जो है वो यही बताता है कि मोक्ष के लिए जरूरी है दैट यू बैलेंस आउट द अदर थ्री। तो धर्म, अर्थ, काम में जब प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करोगे तो आपका जो है एक्चुअल में धर्म का आइडिया फुलफिल हो रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं हम? त्रिवर्ग। स्वधर्म क्या होता है? स्वधर्म आप कंपेयर कर सकते हैं टू प्लेटो का वही आइडिया कि the talent and the skill and the kind of nature that you have, you do your work according to it, ठीक है। ये क्या हो गया? ये स्वधर्म हो गया कि मेरे को जो सूट करता है मैं वही काम कर रहा हूं, ठीक है। एंड ऑब्वियसली ब्रॉड मोरालिटी। देन यू हैव दंड, इसके थ्रू योगक्षेमा मेंटेन किया जा रहा है ऑब्वियसली कि अगर कोई किसी को हार्म कर रहा है, किसी की लाइफ प्रॉपर्टी को, उसको सजा मिलेगी। एंड लास्टली फैमिली, जिसको माना जाता था एज द बेसिक यूनिट। यहाँ पे बच्चों को सिखाया जा रहा है, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर रखा जा रहा है, लोगों को प्यार दिया जा रहा है। सो इसके थ्रू जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखा जाएगा, वेलफेयर इंश्योर होगा ऑफ द पीपल एट लार्ज, ठीक है। अब इन फंक्शंस को निभाने के लिए जरूरी है कि स्टेट और किंग स्पेसिफिकली, बिकॉज किंग इज द वन हु इज
आखिरकार द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। तो जरूरी है कि किंग भी इस तरह का इंसान हो जो कि ऐसे फंक्शंस को परफॉर्म कर पाए। एंड ये पॉसिबल कब होगा? ये पॉसिबल तब होगा अकॉर्डिंग टू कौटिल्य अगर किंग के अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज जो हैं डाली जाएंगी, इनकलकेट की जाएंगी, बढ़ाई जाएंगी। और कौन सी है ये क्वालिटीज? पहली चीज, that the king should be of an inviting nature, right? He should be someone who is pleasant, he should be someone, right, who's very एमिएबल। ठीक है, तो लोगों को भी वो पसंद आएगा, अलाइज को भी वो पसंद आएंगे एंड उनकी जो है काफी पॉपुलैरिटी होगी। इसको उन्होंने बोला अभिगामिका गुण। ठीक है, नेक्स्ट ही सेड क्वालिटीज ऑफ इंटेलेक्ट एंड इंट्यूशन। ऑब्वियसली अगर आपने अपने अमत्यस पे नजर रखनी है, अगर आपने अच्छे लॉज बनाने हैं, अगर आपने जस्टिस इम्पार्ट करनी है, तो जरूरी है आपके अंदर ये इंटेलेक्चुअल और इंट्यूशन जो दोनों के दोनों जो है आपके पास अवेलेबल हो। इसको उन्होंने बोला प्रजयन गुण। नेक्स्ट it comes to qualities of enthusiasm, right? That the king should be enthusiastic, he should be willing to go an extra mile, he should be willing to provide for his subjects, he should be willing to interact with them, he should be willing to go in functions, in festivals, ताकि लोगों को उससे प्यार हो सके। तो ये क्या है? उत्साह गुण। And lastly, he needs to have qualities of self-restraint and spirit. Again, compare him to philosopher king. कि internal restraint होगा, उनको पता है I have to place the interests of my subjects before mine. I have to work for their welfare. I have to work for their security and not concentrate on मेरे पास कितना पैसा आ रहा है। इसको क्या उन्होंने बोला? आत्मसंपद। और ये सेल्फ रिस्ट्रेन एंड स्पिरिट जो है ये माना गया था कौटिल्य द्वारा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये वीपी वर्मा नामक एक हिस्टोरियन एंड प्रोफेसर है, उन्होंने भी बोला कि ये जरूरी माने गए टू बी एबल टू कंट्रोल 6 मेन एनिमीज ऑफ धर्म जो है, 6 मेन जो डिक्लाइनिंग चीजें जो कि आपको आपकी पर्सनालिटी को हार्म कर सकते हैं, आपको एक बुरा इंसान बना सकते हैं, जिसको कौटिल्य बुलाते हैं शत्रु षड्वर्ग। ठीक है, 6 जो आपके दुश्मन है। दीज इंक्लूड सेक्स, एंगर, ग्रीड, वैनिटी, हॉटिनेस, प्राइड जो होता है, एंड ओवर जॉय, कुछ ज्यादा ही एंथुजियाज्म, यू आर नॉट इन टच विद रियलिटी ओनली। ठीक है, तो वीपी वर्मा के अकॉर्डिंगली ये चीजें जरूरी थी टू कंट्रोल दी 6 मेन डेंजर्स। अब यहां पे जो है एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, दैट इज क्वेश्चन रिगार्डिंग कि कितनी सेंट्रलाइजेशन थी ऑफ अथॉरिटी एज फार एज द स्टेट इन कौटिल्यस टाइम वाज कंसर्न। नाउ देयर आर वेरिंग व्यूज विद रिगार्ड टू दिस आल्सो कि कितनी सेंट्रलाइजेशन थी, किंग का कितना कंट्रोल था, कितना ज्यादा असर्टिव थे वो। जेसी हीस्टरमैन कहते हैं कि देखिए कौटिल्यन स्टेट सेंट्रलाइज्ड हो ही नहीं सकता था। जितनी उनकी एक्सपेंस थी कंसिडरिंग द लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, इट वाजंट पॉसिबल फॉर अ सेंट्रलाइज्ड स्टेट टू एग्जिस्ट देन, सो इट वाज अ हाईली डिसेंट्रलाइज्ड स्टेट। आर.एस. शर्मा जो कि एक और हिस्टोरियन है, उन्होंने बोला कि कौटिल्यन स्टेट जो है बहुत ही सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेटिक स्टेट था। ठीक है, कि अब उन्होंने इतने अमत्यस बनाए थे, अमत्यस के साथ साथ ही उन्होंने और भी बहुत सारे हाई लेवल ऑफिसर्स जो थे ना, उनको उन्होंने डिफाइन किया हुआ था कि हर डिपार्टमेंट का जो है एक ऑफिसर इंचार्ज उन्होंने रखा हुआ था, राइट? कि ब्यूरोक्रेसी जो है बेसिकली हर जगह पे कंट्रोल कर रही थी। तो फॉर एग्जांपल अकाउंट्स के लिए यू हैड सामा हथरी जिनको हम बोलते हैं, ठीक है, माइनिंग इट्सेट्रा के लिए यू हैड अकार अध्यक्ष, ठीक है, मेटल्स के लिए यू हैड लोहा अध्यक्ष, ठीक है, मिंट जो पैसा का माइनिंग है उसके लिए लक्षण्याध्यक्ष। तो हर चीज के लिए उन्होंने एक चीफ कमांडर, एक ऑफिसर जो है बनाया हुआ था जो कि इनके ऊपर नजर रखता था। ठीक है, तो कहते हैं कि पहली चीज तो ये एग्जिस्ट करती थी, फिर अमत्यास एग्जिस्ट करते थे लाइक अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एंड देन यू हैड योर मंत्री जिसको मंत्रीनो मंत्री परिषदम बुलाया जाता है अकॉर्डिंग टू रोमिला थापड़, राइट, हु इज आल्सो अ हिस्टोरियन। ठीक है, तो ये सेंट्रलाइजेशन ऑफ स्टेट को लेके जो है मेजर इश्यूज हैं कि कितना ज्यादा सेंट्रलाइज था या नहीं था। रोमिला थापड़ कहती है कि देखिए ये माना जाता है कि जो कोर एरियाज थे, जो मेट्रोपॉलिटन एरियाज थे अलोंग द कैपिटल पाटलिपुत्र के अराउंड सो ऑन सो फोर्थ, तो जो आसपास का इलाका था वहां पे तो काफी सेंट्रलाइज कंट्रोल था, पर जो पेरिफेरल एरियाज थे वहां पे मोर और लेस जो है काफी डिसेंट्रलाइज किया गया था। ठीक है, कि आप एक तरह से अपने स्टेट को खुद मेंटेन करके रख सकते हैं। ऑन द अदर हैंड देयर आर आल्सो मल्टीपल अदर व्यूज जिन्होंने चीज़ों की बात की है, राइट। फॉर एग्जाम्पल एक और चीज़ जो कि आगे रखी जाती है इस डब्ल्यू रूबिन, जहाँ पे उन्होंने
कौटिल्य और मैकियावेली को ही कंपेयर किया और उन्होंने बोला कि दोनों के दोनों रियल पॉलिटिक को कितना ज्यादा सपोर्ट करते हैं, ठीक है, काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं एंड कितने ज्यादा जरूरी है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग स्टेट, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंटली एक और जो कि बहुत प्रोमिनेंट हिस्टोरियन हैं इज V.R. दीक्षितर, ठीक है। उन्होंने कहा कि मौर्यन स्टेट जो है फेडरल था, यूनिटरी नहीं था और इसके अंदर ढेर सारे फेडरल स्टेट्स थे जो कि एग्जिस्ट करते थे, जो कि उनके अंदर रिलेशंस थे, ट्रिब्यूटरीज देते थे, टैक्सेस देते थे एंड उनको सिक्योरिटी दी जाती थी बाय द सेंट्रलाइज्ड स्टेट, ठीक है। तो ये डिफरेंट तरह के जो व्यूज हैं ये आगे रखे गए हैं बाय वेरियस हिस्टोरियंस विद रिगार्ड टू द एक्सटेंट ऑफ सेंट्रलाइजेशन ऑफ द मौर्यन state. Now the next important part that we come to is with regard to the foreign policy diplomacy, जिसको हम मंडल थ्योरी कहते हैं. This is possibly one of the most important contributions of Kautilya with regard to political thought in India. ठीक है, तो interstate politics, right, regional politics के अंदर control, expansion, rivalries, इन सबको इस मंडल थ्योरी के अंदर डिफाइन किया गया. इनफैक्ट आज भी इंडियन एक्सप्रेस के अंदर सी राजमोहन राइट्स a column by the name of Rajmandala which shows you the importance of Kautilya and his thought till date. ठीक है, अब ये जो मंडल थ्योरी है ये बेसिकली कहते हैं कि किसी भी स्टेट को बढ़ने के लिए, स्ट्रांग होने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए एक कॉन्क्रीट फॉरेन पॉलिसी चाहिए. ठीक है, आपके आसपास जो स्टेट्स हैं आपने उनके साथ रिलेशंस मेंटेन करके रखने हैं, डिप्लोमेसी करनी है, तो इन सब के क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए इनको जानना बहुत जरूरी है. और एंशिएंट इंडियन लिटरेचर के अंदर इन इंटरस्टेट रिलेशंस को कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के अंदर जो है समझा गया एंड दैट इज व्हाई इट वाज रिगार्डेड, इट वाज कॉल्ड मंडल थ्योरी. जैसे जैसे ये सर्कल्स बढ़ते जा रहे, मंडल जो है आसपास होते जा रहे. कौटिल्य के लिए एक जो वाइस किंग है, एक जो ट्रेंड किंग है, राइट, अगर उनके पास इवन इफ देयर इज अ स्मॉल टेरिटरी, अब चंद्रगुप्त तो स्टार्टेड फ्रॉम वेरी हम्बल ओरिजिन्स, कुछ भी नहीं था वहां. आप देखिए नंदाज और उनके महाजनपद कितने ज्यादा बड़े थे. तो कौटिल्य का क्या मानना था कि अगर आपका किंग इंटेलिजेंट हो, वाइज हो, ट्रेन्ड हो, तो इवन इफ ही हैज अ वेरी स्मॉल टेरिटरी ही कैन गो अहेड एंड कॉन्कर चतुरंत महिम. चतुरंत महिम क्या होता है? 4 पोल्स ऑफ द टेरिटरी. ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, हर जगह जो है वो अपना जो है कंट्रोल जमा लेगा, राइट, विद बाय यूजिंग जो वेरियस एलिमेंट्स हैं उनको टू हिज बेस्ट पर्पस. ठीक है, तो दंड आर्मी को कैसे यूज करना है, कोष को कैसे यूज करना है, मतलब किस तरह से प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो पैसे की, किस तरह से फोर्ट्स को यूज करना है, किस तरह से अमत्यस को यूज करना है, वो हर चीज जो है आपको समझा देते हैं. अब कौटिल्य कहते हैं स्टेट्स भी जो है 3 तरह के होते हैं. एक होते हैं साम्राज्य. साम्राज्य क्या है कि मैं एक स्टेट हूं, इक्वली पावरफुल, इक्वल इकोनॉमिक वेल्थ, इक्वल माइट का जो है एक और स्टेट है ऑफ इक्वल स्टेटस. तो हम जैसे कि कंटेम्प्रेरी थ्योरी में हम मानते हैं दैट ब्रिक्स may be regarded as साम्राज्य. ठीक है, these are equally, say almost equally, not एकदम equally, but almost equally powerful developing countries who are seeking a new status in the world. Then हीन राज्य. हीन राज्य states of inferior status. Now obviously this comes across as a very value laden judgment, but basically it means weaker states. ठीक है, states जो हैं जो उतने powerful नहीं है. So you can see states जो कि रोग स्टेट्स हैं या स्टेट्स विच आर लेडन बाय सिविल कॉन्फ्लिक्ट, बाय एनी काइंड ऑफ अदर प्रॉब्लम, राइट. तो आप मान सकते हैं लॉट ऑफ स्टेट्स लाइक सोमालिया, सीरिया, यमन, ये सारे जो हैं इंफीरियर या हीन राज्य स्टेट्स जो है माने जा सकते हैं. देन यू हैव बलवान राज्य. अगेन बलवान राज्य एज द नेम सजेस्ट ये है सुपीरियर स्टेट्स, डेवलप स्टेट्स, पावरफुल स्टेट्स, राइट. तो हम मान सकते हैं कि जैसे कि कोल्ड वॉर के दौरान जो है यूएसए एंड यूएसएसआर वर दीज बलवान स्टेट्स. आज के दिन में यू हैव यूएसए एंड नाउ चाइना रियली कमिंग अप, राइट. अदर स्टेट्स लाइक यूके, फ्रांस, सो ऑन सो फोर्थ भी जो है इन बलवान राज्य के अंदर आ सकते हैं. ठीक है, तो ये जो 3 कैटेगरीज है जो कि हम आज भी देख सकते हैं, वैसे तरह की कैटेगराइजेशन जो है कौटिल्य द्वारा की गई.
Now, John Spellman, when he looks at Kautilya and Arthashastra, right, he says कि इस पूरी interstate diplomacy and relations को Kautilya viewed as this chess game, like this giant chess game, जिसके अंदर आपको जानना है कि कौन से मूव्स, कौन सी चाल विल बी द मोस्ट इफेक्टिव टू अटेन विक्ट्री, टू अटेन द काइंड ऑफ गोल दैट यू आर विशिंग टू अचीव. तो एक तरह से वो एक मैनुअल बना देते हैं ऑफ द स्टेप्स कि आपने एक अच्छा पावरफुल स्टेट किस तरह से बनना है, किस तरह से अपनी विक्ट्री को आपने हासिल करना है. एंड जो राजा कंसर्न है, जो एम्बिशियस किंग है, जो कि अपने इस किंगडम को बढ़ाना चाहता है, उसके लिए कौटिल्य यूजेस द टर्म विजिक्षु. राइट, सो विजिक्षु इज द मेन किंग जिनको सपोर्ट कर रहे हैं. राइट, तो फॉर एग्जाम्पल इफ कौटिल्य वाज सपोर्टिंग चंद्रगुप्त, इस कॉन्टेक्स्ट में चंद्रगुप्त हो गए जो कि विजिक्षु हैं, जो कि एम्बिशियस किंग है, जो कि अपने किंगडम को बढ़ाना चाहते हैं, जो कि टेरिटरी एक्वायर करना चाहते हैं. राइट, सो ही इज द मेन स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द मंडल थ्योरी. एंड नाउ Kautilya explains the theory in terms of 4 basic circles. 4 basic circles मतलब ये 4 कैटेगराइजेशंस के अंदर स्टेट को डिवाइड कर दिया जाता है, राइट, जिनके पास 5 जो बेसिक एलिमेंट्स ऑफ सॉवरेनिटी उनके पास है. दे हैव जनपद मतलब टेरिटरी एंड पॉपुलेशन है. दे हैव अमात्यस के उनके पास एक एडमिनिस्ट्रेटिंग अथॉरिटी है, मिनिस्टर्स हैं. दुर्ग इन टर्म्स ऑफ फोर्टिसेस है उनके पास. कोष दैट उनके पास प्रॉपर इकोनॉमी है, ट्रेजरी है जिसके थ्रू वो पैसा स्पेंड कर सकते हैं. एंड ऑब्वियसली दंड, एक आर्मी विच इज रिक्वायर्ड फॉर फाइटिंग. सर्कल 1 इज ऑब्वियसली कंसिस्टिंग ऑफ विजिशु जो कंसर्न रूलर है, उसके फ्रेंड्स, ठीक है, जिनको मित्र बोलते हैं, एंड उनके फ्रेंड्स, राइट. सो अ फ्रेंड ऑफ माय फ्रेंड विल आल्सो बी माय फ्रेंड. ठीक है. देन सेकंड सर्कल में कौन है? ऑल द एनिमीज पीपल. ठीक है. एनिमी कौन है? अरी. एंड मोस्टली जो एक जियोपॉलिटिकल फॉर्मेट है ऑफ कौटिल्यज एंटायर मंडल थ्योरी, यूजुअली ही सेज कि 2 नेबर्स कांट बी फ्रेंड्स. 2 नेबर्स में हमेशा लड़ाई होगी. ये हमने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो कितना ही देखा, पड़ोसी के साथ हमेशा कोई ना कोई लड़ाई होती है. पार्किंग के पीछे लड़ाई, कॉमन वॉल के पीछे लड़ाई, बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, दूसरे की विंडो टूट गई, उसके पीछे लड़ाई. ठीक है. तो एक ब्रॉड सबसे बड़ा एक जो वैल्यू वो देते हैं, वो कहते हैं देखिए 2 पड़ोसी कभी फ्रेंड्स नहीं हो सकते. इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देख लो, पाकिस्तान से हमारी नहीं बनती, चाइना से हमारी नहीं बनती, नेपाल से भी बिगड़ती जा रही है, बांग्लादेश के साथ भी सो ही है. ठीक है. तो नेबर्स के साथ बना के रखना है इज वेरी डिफिकल्ट. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन कॉर्डियल रिलेशंस विद देयर नेबर. व्हाई? बिकॉज यू बोथ वांट टू एक्सपैंड. एंड अगर आप एक्सपैंड करेंगे तो कहाँ करोगे? साथ में ही करोगे ना, है ना. अब जैसे कि जर्मनी एंड यूएसएसआर ने भी टेक्निकली अलायंस ट्रीटी साइन कर ली थी, बट इफ जर्मनी वांटेड टू क्रिएट अ लिविंग स्पेस, वांटेड टू क्रिएट लेबनस्ट्रॉम, जाएगा कहाँ पे? ईस्ट में यूएसएसआर में ही जाता ना, रशिया में ही जाता. तो रिगार्डलेस ऑफ द ट्रीटी दे वेल एक्सपैंडेड इनटू रशिया. ठीक है. तो अरी जो आपके एनिमी है, एनिमी के फ्रेंड और उसके आगे एनिमी के फ्रेंड जो है, इनका एक सेकंड सर्कल है. तो आप इमेजिन कर लीजिए स्कूल में ग्रुप्स होते हैं ना, हम सब के ग्रुप्स होते हैं, वी आर सिटिंग टुगेदर इन क्लास. तो एक ग्रुप कौन सा हो गया? मैं, मेरी फ्रेंड और मेरी फ्रेंड की फ्रेंड, हम लोग सारे फ्रेंड्स बन गए, हम एक जगह रिसेस में बैठते हैं. देन सर्कल 2 क्या हो गया? जिससे मेरी बिल्कुल नहीं बनती क्लास में, ठीक है, चाहे वो मेरी डेस्क पार्टनर ही है, वो उसकी फ्रेंड और उसकी फ्रेंड की फ्रेंड. सर्कल 3 क्या हो गया? इज द मध्यम किंग. मध्यम किंग इज द इनडिफरेंट किंग. उसको कोई पता नहीं, उसको कोई फर्क नहीं है, उसको कोई लेना देना नहीं है, कुछ नहीं उसको. तो ये इमेजिन कर लीजिए कि किसी और सेक्शन से कोई बच्चा है और उसके फ्रेंड्स का ग्रुप जो है वो अलग बैठे हैं. एंड देन यू हैव उदासीन. उदासीन कौन है? इज द न्यूट्रल किंग. तो मेरी इस सेक्शन में मे बी एक मॉनिटर है, राइट, वो न्यूट्रल किंग है जो कि बस ये देखना चाहता है कि क्लास में हल्ला गुल्ला ना हो, लड़ाइयां ना हो किसी के बीच में. तो ये है उदासीन जो हमारा न्यूट्रल किंग है, और उसके आगे फ्रेंड और उसके फ्रेंड्स के फ्रेंड्स, उनका एक अलग ग्रुप है. तो ये 4 सर्कल के अंदर जो है ब्रॉडली डिवाइड कर दिया कौटिल्य ने कि आप समझ जाएं कि कौन कौन है और कौन कौन के ग्रुप्स हैं जो कि इस रिसेस ग्राउंड के अंदर फैले हुए हैं. ठीक है. वॉर जो है अब कौटिल्य कहते हैं, जैसे कि धर्मशास्त्र में भी लिखा था, इज योर राजधर्म, इज क्षत्रिय धर्म, कि आपने अगर अच्छा किंग बनना है, वॉर तो करनी ही पड़ेगी. एंड अगेन इट इज अ जियोपॉलिटिकल मॉडल, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ योर टेरिटरी एंड साथ में कौन है, उस बेसिस पे डिवाइड करते हैं कि आपका फ्रेंड कौन होगा और आपका एनिमी कौन होगा. ठीक है. साथ ही में नाउ द पॉइंट इज
कि अब मुझे मेरे अलाइज क्यों चाहिए, अलाइज क्यों चाहिए टू बी एबल टू मेंटेन बैलेंस ऑफ पावर। तो एंशियंट इंडिया में जो हम प्रेजेंटली हम रेफर करते हैं बैलेंस ऑफ पावर की जो थ्योरी है, कि हम बात करते हैं ना कि अगर साउथ चाइना सी में इतना, साउथ चाइना सी और पैसिफिक के अंदर चाइना इतना स्ट्रांग बनता जा रहा है, क्वाड ग्रुपिंग हम बना लें, ठीक है, वाई टू बैलेंस चाइना आउट, ठीक है। सिमिलरली इंडिया बिकमिंग क्लोज टू यूएसए इज मे बी टू काउंटर चाइना, ठीक है। तो ये आइडियाज चाइना एंड पाकिस्तान, तो ये आइडियाज, ये बैलेंस ऑफ पावर के आइडियाज जो हैं, ये कौटिल्य ने तब भी समझाए। नाउ फ्रॉम दिस स्टार्टिंग पॉइंट कौटिल्य मूव्स ऑन टू द मंडल सिद्धांत। मंडल सिद्धांत नाउ इज अ ब्रॉडर डायग्राम, ब्रॉडर रेंज ऑफ थिंग्स। अब उन्हें बोल दिया 4 सर्कल्स हैं, ठीक है। तो ये मंडल सिद्धांत में टोटल कितने हो गए, 12 किंग। 12 किंग कैसे हो गए, 4 सर्कल है ना, 4 सर्कल में कितने किंग्स ईच है हर सर्कल में, विजिक्षु फ्रेंड, उसका फ्रेंड का फ्रेंड, अरि फ्रेंड, उसका फ्रेंड का फ्रेंड, मध्यम फ्रेंड, उसका फ्रेंड का फ्रेंड, उदासीन फ्रेंड, उसके फ्रेंड का फ्रेंड। तो मतलब हर सर्कल में हो गए 3 और, तो 4 into 3 कितने हो गए, 12 किंग्स इन ऑल हो गए। 60 एलिमेंट्स बिकॉज ईच ऑफ दीज 12 किंग्स पोजेस 5 मेन एलिमेंट्स ऑफ सॉवरेनिटी, तो कितने हो गए, 60 एलिमेंट्स ऑफ सॉवरेनिटी हो गए। इन ऑल 12 प्लस 60 कितना हो गया, 72 एलिमेंट्स हो गए जो कि इस मंडल सिद्धांत के अंदर काम कर रहे हैं, एंड इनके बेसिस पे इंटरस्टेट रिलेशंस, फॉरेन अलायंसेस, ये सब चलाई जा रही हैं, ठीक है। एक ये ब्रॉड जो है डायग्राम बना दिया जाता है, ये कंसेंट्रिक सर्कल्स है, ठीक है, जिनको हम मंडल्स बोल रहे हैं। तो सेंटर में कौन है, विजिक्षु है। एकदम ही आपका नेबर जो है, नेबर के साथ कभी नहीं बनेगी, है ना, हमने बोल दिया। तो नेबर के साथ नहीं बन रही, तो वो कौन है, अरी है, मेरा एनिमी है। हाउएवर नेबर की भी अपने नेबर के साथ नहीं बनेगी, ठीक है। तो अब अगर अरी की इसके साथ नहीं बन रही, जो इसका नेबर होगा, तो मतलब एनिमी ऑफ माई एनिमी इज माई फ्रेंड, राइट। सो ये कौन हो गए, मेरे मित्र हो गए। तो हम एक एग्जाम्पल देते हैं कि किस तरह से विजिक्षु, यहाँ पे इमेजिन करो विजिक्षु अगर इंडिया है, ये पाकिस्तान हो गया, तो यहाँ पे अफगानिस्तान हो गया, ठीक है। अब इसके साथ क्या हुआ, इस बेचारे मित्र की अपने नेबर से नहीं बनेगी, तो ये किसका फ्रेंड बन जाएगा, इस अरी का फ्रेंड बन जाएगा। तो इसका नाम क्या रख दिया, अरी मित्र। अगेन इसके आगे सर्कल में इसकी इससे नहीं बनेगी, तो ये इसका फ्रेंड हो जाएगा, तो ये क्या बन गया, मित्र मित्र। तो मतलब ये विजिक्षु, दिस इज माई फ्रेंड, दिस इज द फ्रेंड ऑफ माई फ्रेंड, दिस इज माई एनिमी, दिस इज माई एनिमीज फ्रेंड, एंड दिस इज माई एनिमीज फ्रेंड्स फ्रेंड, ठीक है। तो इस तरह की जो एक रेंज बना ली। इसके अलावा ये बोलते हैं दे कैन बी अदर कैटेगरीज ऑफ किंग्स ऑल्सो, दे कैन बी योर फर्स्ट, जिसको ये बोलते हैं पाराशिन ग्रह। ये क्या है, पाराशिन ग्रह बेसिकली होता है एनिमी इन द रेयर। तो ये मेरी इमीडिएट विसिनिटी में नहीं है, थोड़ी दूर है, थोड़ी बैक में है, बट ये जो है मेरे लिए खतरा साबित हो सकते हैं। दे कैन एंड अप हार्मिंग मी एंड माई इंटरेस्ट्स, ठीक है। तो ये क्या हो गए, पराशनि ग्रह। अकरंड क्या होते हैं, ये होते हैं फ्रेंड इन द रेयर। सो अब आप इमेजिन करो कि ड्यूरिंग द 1970s जब पाकिस्तान और इंडिया की नहीं बन रही थी, पाकिस्तान व्हेन वाज वेरी क्लोज टू द यूएस, आपका पराशानी ग्रह तब कौन था, यूएसए, और आपका फ्रेंड इन द रेयर अकरंड कौन था, यूएसएसआर, ठीक है। उसके आगे ये और लेते जाते कि उसके पीछे भी जो आपके फ्रेंड, जो आपका फ्रेंड इन द रेयर का फ्रेंड हुआ वो अकरंड सारा, एंड जो आपका पराशनि ग्रह हुआ, जो आपका एनिमी इन द रेयर है, उसका फ्रेंड कौन हुआ, वो आपका भी एनिमी हुआ, हुज पराशनि ग्रह सारा। Apart from them, there is Madhyam, who's your buffer state, right? So, for example, Bhutan nowadays can be viewed as a buffer state, right? Before relations went bad with Nepal, Nepal was viewed as a Madhyama, as a buffer state between India and China. उदासीन क्या हो गया, देन अगेन उदासीन हो गया, जो कि एक न्यूट्रल एम्पायर की तरह, स्विट्जरलैंड जैसे स्टेट्स जो कि कंप्लीटली न्यूट्रल रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ जब इंटरस्टेट रिलेशंस चल रहे हैं, इन सब के बीच में जो है रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होने की बात हो रही है, किस तरह से वॉर की जाएगी या किस तरह से रिलेशंस मेंटेन किए जाएंगे, कौटिल्य 2 बहुत इलैबोरेट कैटेगरीज ऑफ पॉलिसीज देते हैं। पहली चीज वो कहते हैं उपायज। उपायज आर व्हाट, के पीस टाइम पॉलिटिक्स, पीस टाइम के टाइम पे आपने किस तरह से डील करना है विद वेरियस स्टेट्स। यहां पे वो देते हैं 4 मेन कैटेगरीज, जिनका आपने बहुत बार नाम सुना होगा, साम दाम दंड भेद की कैटेगरीज, ठीक है। अब ये साम दाम दंड भेद क्या है, साम है, नाउ इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हाउ पावरफुल द अदर स्टेट इज, राइट, विच स्टेट आर यू डीलिंग विद।
फर्स्ट इज दैट ऑफ कंसिलिएशन. साम, तो आप इमेजिन कीजिए अगर आप साम्राज्य इक्वली पावरफुल स्टेट्स के साथ डील कर रहे हैं, व्हाट विल यू डू? यू विल वांट टू हैव अ कंसिलिएशन, नेगोशिएशन, टॉक्स, सो ऑन सो फोर्थ, ताकि हम अपनी जो है बातचीत करके चीजें सुलझा सके. सो दैट इज व्हाट साम. देन इफ यू आर डीलिंग विद मे बी अ पावरफुल स्टेट जिनके साथ आप पंगा नहीं लेना चाहते, राइट? सो इफ यू आर डीलिंग विद अ बलवान स्टेट, व्हाट विल यू डू? गिव प्रेजेंस, राइट? डू दान, राइट? साम, दान. देन कम्स, या फिर बहुत ही छोटे स्टेट से, राइट? जैसे कि इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया अपने आप को एक अच्छी वो दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बांग्लादेश को हमने लाइंस ऑफ क्रेडिट दे दी, या बाकी बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रीज क्या हैं उनके साथ हमने इसरो का जो है वो करवा दिया, आपकी सैटेलाइट्स हम लॉन्च करेंगे, ये क्या है? दान है. देन यू हैव भेद. भेद क्या होता है? डिसेंशंस कॉज करना. स्पेशली गणराज्य में जहां पे ओलिगार्कीज एग्जिस्ट करती थी, वहां पे लोगों की में लड़ाइयां कराई जा सकती हैं, ठीक है, कि आपस में ही भिड़वा दो, जिसके कारण क्या होगा? द स्टेट विल एंड अप कोलैप्सिंग, राइट? सिविल वॉर जैसी सिचुएशन करा दो आप, ठीक है, तो क्या होगा? ये भेद हो जाएगा. एंड लास्ट जो है प्रोविजन, राइट, स्पेशली इफ यू थिंक ईदर the state has equal power or it is a lower power, then the war of punishment. ठीक है, you will end up going to war and you will want to punish them, which is called your दंड. ठीक है, अब जब दंड हो गया, जब आपकी वॉर शुरू हो गई, तब वो बोलते हैं 6 वॉर टैक्टिक्स आपके पास अवेलेबल है जब वॉर छिड़ जाती है. पहली चीज है संधि, कि आपके जो मित्र हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, आप उनके साथ कर लो अलायंस, क्योंकि अकेले तो नहीं आप संभाल सकते, आपसे नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बलवान स्टेट के साथ आपकी लड़ाई हो गई, क्या आप अकेले लड़ पाओगे? नहीं लड़ पाओगे. तभी हम कहते हैं ना, कोल्ड वॉर पे भी क्या किया था उन्होंने? बहुत सारी संधियां कर ली थी. सो यू हैड नेटो एज वन संधि अगेंस्ट यूएसएसआर एंड इट्स ईस्ट यूरोपियन अलायंस. ठीक है, देन यू हैव द नेक्स्ट ऑफ विग्रह. विग्रह क्या होता है? दैट यू गो फॉर अ ब्रेक. ठीक है, कि आप उसके अंदर जो है लड़ाई कराते हैं, कुछ कराते हैं, तो ये हो गया विग्रह. देन यू हैव यान. यान क्या होता है? मिलिट्री एक्सपीडिशन करना, राइट? आप मोबिलाइज करते हैं फोर्सेस को और आप उनके अगेंस्ट अटैक करते हैं, राइट, थ्रू वेरियस वॉरफेयर्स, राइट? देन यू हैव आसन विच इज हॉल्टिंग. आसन क्या होता है? कि थोड़ी देर रुक जाना. वाई? बिकॉज यू हैव सफर्ड मे बी सम लॉसेस या कुछ हो रहा है, तो हॉल्ट करना. देन यू हैव समाश्रय. समाश्रय क्या है? सीकिंग प्रोटेक्शन, कि अगर आप जो है हार गए, या अगर आपकी जो आर्मी है इट इज हैविंग ह्यूज लॉसेस, सो यू सीक प्रोटेक्शन. जैसे अब हुमायूं था, बिकॉज ही वाज बैटर्ड सो मच, ही वेंट एंड सॉट प्रोटेक्शन सो दैट ही कैन लिव टू फाइट अनदर डे. एंड लास्टली यू हैव द्वैध भाव विच इज डुअल पॉलिसी और ड्यूप्लिसिटी. मतलब आप क्या करो कि अगर आपके 2 एनिमीज हैं, आप एक के साथ अलायंस कर लो, एक के साथ आप फ्रेंड्स बन जाओ और दूसरे को आप अटैक कर दो. ये क्या हो गया? आपका द्वैवी भाव हो गया, राइट? नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, एक फॉरेन पॉलिसी में जैसे हम आज भी बात करते हैं, एम्बेसडर्स, स्पाइज, एस्पिनॉज सिस्टम, ये सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ठीक है, आपके जो डिप्लोमैट्स एक बहुत ही क्रूशल रोल प्ले कर रहे हैं, राइट? आपके एम्बेसडर्स जो आप भेजते हैं, आपके डिप्लोमैट्स जो आप भेजते हैं, यूएन में जो आप डिप्लोमैट्स भेजते हैं, ये सब जो है बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे हैं एज फार एज द मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन पॉलिसी इज कंसर्न, राइट? नाउ हियर सेज आपके जो कौटिल्य हैं, वो कहते हैं 3 तरह के डिप्लोमैट्स होते हैं. एक आयो मिस्री स्थर्त, जिनको आप क्या बोलते हैं? प्लेनिपोटेनरी, जो आपके एम्बेसडर्स होते हैं, ब्रॉड कामों के लिए वो जाते हैं, राइट? यूएन में बैठते हैं, सो ऑन सो फोर्थ. देन यू हैव योर परिमतार्था. इनके पास स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस होती है किसी पर्टिकुलर मिशंस के लिए. तो फॉर एग्जांपल, अगर चाइना और इंडिया के बीच में बॉर्डर को लेके इश्यूज हो रहे हैं, तो हमारे एनएसए जो जा रहे हैं, उनके पास डेफिनेट इंस्ट्रक्शंस है कि हमारा मिशन क्या है? इस बॉर्डर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना, ये मुद्दा जो है हमने खत्म करना है. ठीक है, नेक्स्ट यू हैव शासनहारा. ये कौन होते हैं? रॉयल मैसेंजर्स होते हैं. तो ये जाके उनको चीजें बताते हैं. तो आप मान लीजिए इन हाउस जो डिप्लोमैट्स बैठे हुए हैं, जिनको कोई मैसेज देना है, वो आपके शासनहार हो गए. इसके अलावा इन वॉइस कौटिल्य कहते हैं enjoyed certain immunities. आज भी यू हैव द, आपने सुना होगा वियना कन्वेंशन है एक 1961 की. ठीक है, ये वियना कन्वेंशन है ऑन डिप्लोमैटिक रिलेशंस 1961 की, जो कि कुछ
डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज की बात करती है जो कि आपकी यूएन ने अडॉप्ट की थी, ठीक है। उसी तरह से कौटिल्य कहते हैं उस टाइम पे भी हमने इम्यूनिटीज दी हुई थी एम्बेसडर्स को, इंक्लूडिंग कि इनको मारा ना जाए, इनके पास फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हो स्टेट के अंदर, इनके पास पैसेज हो कि अगर ये कहीं पे जाना चाहते हैं, कहीं से आना चाहते हैं, और कोई भी फेरी कस्टम ड्यूटीज जो भी ट्रांसपोर्टेशन की होगी उसकी उनको कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। Apart from this, there was also a very elaborate espionage system, right? जो आपकी स्पाइज का सिस्टम होता है, आज भी है, राइट? इंडिया बाकी कंट्रीज के अंदर भी हम बात करते हैं, राइट? एजेंसीज लाइक रॉ, केजीबी, FBI, so on so forth. What are these? These are all एजेंसीज और स्पाइस, राइट? एस्पियोनॉज के लिए, सिक्योरिटी के लिए। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि एक्सटर्नल सेक्टर के लिए यू हैव एक्सटर्नल स्पाइस जो कि स्टेट से बाहर जा रहे हैं, दूसरे कंट्रीज में जा रहे हैं, उनको इन्होंने नाम दिया बहाय। एंड जो इंटरनल स्पाइस है, स्टेट के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है उस पर नजर रख रहे हैं, तो उसको अभ्यंतर बोलते हैं। तो इंडिया में भी हम देखते हैं कितनी एजेंसीज हैं, राइट? यू हैव फॉर एग्जाम्पल इंटेलिजेंस ब्यूरो, यू हैव रॉ, यू हैव CBI। तो ये डिफरेंट एजेंसीज है टू टैकल डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ वर्क्स जो कि रिक्वायर्ड है विद रिगार्ड टू इंटरनल सिक्योरिटी, सर्वेलेंस, इंटेलिजेंस एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। कौटिल्य भी बात करते हैं 5 इंस्टीट्यूशंस की ऑफ एस्पियोनॉज, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बहुत सारे लोग इंक्लूडेड होते थे। पहले ही सेज इस कपातिका छत्र, राइट? तो बेसिकली यू वर्क अंडर द गाइज ऑफ अ फ्रॉडुलेंट डिसाइपल। इसका क्या मतलब हुआ कि आप कहीं पे कुछ सीखने चले गए, कुछ देखने चले गए, बट एक्चुअल में आप वो करने नहीं गए हो, यू आर एक्चुअली अ स्पाई। देन इज उदास्थिता, इसका मतलब क्या है कि साधुओं को भी नहीं छोड़ना, राइट? साधुओं भी जो हम होते हैं ना, हमारे पास कितने ढोंगी बाबा ये सब होते हैं, तो इन सबको क्या, इनको आप सबको स्पाइस बना दो कि जा जाके स्टेट्स के अंदर देखो क्या क्या चीजें हो रही हैं। देन यू हैव गृहपतिका। गृहपतिका क्या है? हाउस होल्ड स्पाई। के हम देखते हैं ना कितने सारे नेटफ्लिक्स के शोज आए हैं, फैमिली मैन, ये वो करके, कि वैसे तो ऑर्डिनरीली ऐसे लगता है कोई एक प्रॉपर हाउस होल्ड का मैन है, ठीक है, अपनी उनकी फैमिली चल रही है कि कोई डेस्क जॉब वगैरह है, बट है वो स्पाई। देन यू हैव वेधका जो कि एक मर्चेंट स्पाई है। तो इन द नेम ऑफ ट्रेड, इन द नेम ऑफ मर्केंटलिज्म, एक्चुअल में वो स्पाई की तरह गया है, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव तपासा। ये क्या है? तपस, जैसे कि हम बोलते अब तपस्या करना, ठीक है। तो ये तपस कौन होते हैं? कि ये कोई एस्थेटिक साधु बन के, तो यहाँ पे तो क्या था, ढोंगी बाबा जा रहे हैं, यहाँ पे बेचारा कोई स्पाई ही प्रिटेंड्स टू बी अ साधु एंड ही गोज ऑन अ एस्पियोनॉज मिशन। फर्दर वो कहते हैं वॉन्डरिंग स्पाइस भी होने चाहिए, तो स्पेसिफिक मिशन के लिए नहीं, बस इनको छोड़ दो, तो कहीं पे भी अगर कोई हो रही होगी, ये खबरी टाइप होते हैं, ठीक है। तो ये वॉन्डरिंग स्पाइस हैं। इनके अंदर कौन कौन है? सत्री। सत्री कौन है? क्लासमेट स्पाइस, या फिर जो सोशल ऑर्डर के अंदर हम देखते हैं ना, कई आंटी होती हैं या कई लोग होते हैं या धोबी होते हैं, कोई होते हैं जिनको सब कुछ पता होता है हमारी कम्युनिटी में क्या चल रहा है, वो। देन यू हैव Tikshna, who are firebrands of fiery spice. These are, you know, those people who are very enthusiastic. They want to get new things. They want to know more about things. Then you have Rasad. Rasad are very cruel spies. जो कि अगर आपने कोई बता दिया कि हाँ जी, अगर उनको लगता है कहीं पे कुछ गड़बड़ चल रही है, उनको पॉइजन देके मार भी डालेंगे। And last you have Bhishuki, who are women ascetics. So in fact, they use women, use sadhus, use orphans. They can be very easily used as spies and कोई इनको suspect भी नहीं करेगा। कौटिल्य वेरी एप्टली ऑल्सो सेज कि वॉर जो है ना, डोंट जंप टूवर्ड्स वॉर, राइट? डोंट बी अ वॉर मॉन्गरिंग स्टेट कि हाँ जी आओ लड़ते हैं। इट हैज टू बी अ वेल थॉट आउट डिसीजन एंड इट शुड ऑलवेज बी अ लास्ट रिजॉर्ट ऑफ डिप्लोमेसी। एंड इसीलिए वो मेंशन करते हैं 3 तरह की लड़ाइयां। बोलते हैं एक होता है प्रकाश युद्ध। प्रकाश युद्ध क्या होता है? ओपन वॉर, किसी की नहीं बनी, किसी ने किसी को अटैक कर दिया, कुछ हो गया, नाउ देयर इज ओपन वॉर बिटवीन देम। देन देयर इज कुट युद्ध। कुट युद्ध क्या है? ट्रेचरस वॉर, कि पीछे से वार कर दिया, गोरिल्ला वॉरफेयर कर दिया, किसी कंट्री को पता ही नहीं लगा और आपने उसको अटैक कर दिया। एंड लास्ट इज योर तुष्णिम युद्ध विच इज साइलेंट वॉर। इसको आप कोल्ड वॉर से कंपेयर कर सकते हो कि ओपनली यू आर्ट वेजिंग अ फाइट अगेंस्ट ईच अदर, बट छोटी छोटी जगहों पे यू आर ट्राइंग टू पुट ईच अदर डाउन, या इन अदर थिएटर्स ऑफ स्मॉल वॉर्स, वहां पे आप एक दूसरे को जो है फेस ऑफ कर रहे हैं। Then even the conquests were categorized into 3 kinds by Kautilya. He said there's Dharma Vijay, which is obviously just conquest. ठीक है, तो आपने प्रॉपर रूल्स के कारण जो है लड़ाई की, किसी ने आपको अटैक किया था, सो यू अटैक्ड बैक, एंड जस्ट मैनर में बाय फॉलोइंग प्रॉपर रूल्स ऑफ वॉरफेयर एंड राजधर्म you emerged victorious. That is called Dharma Vijay. Then you have Lobha Vijay. ये क्या? Greedy conquest. It is driven by greed. You wanted more money, you wanted more tributes, and that is why you waged a war.
And last is your Asura Vijay, which is demon like conquest. So for all the wrong reasons, done in a really bad manner, employing Kut Yudh techniques, this is what Asura Vijay. ठीक है. अब अगर हम कंटेम्प्रेरी थ्योरी में इस राजमंडल को प्लेस करने की कोशिश करें तो एमपी सिंह बोलते हैं टेक्निकली ये जो पूरा राजमंडल बनाया था मच लाइक ए स्टेट ऑर्गेनाइजेशन, इट वाज एन आइडियल टाइप. वेबर बात करते हैं ना आइडियल टाइप की, जब वो अथॉरिटीज, टाइप्स ऑफ अथॉरिटीज की बात करते हैं कि जरूरी नहीं एक इंसान सिर्फ कैरिज्मेटिक ही हो या एक इंसान सिर्फ ब्यूरोक्रेटिक रैशनल अथॉरिटी हो. दे कैन बी फ्यूजन ऑल्सो, दे कैन बी सर्टन म्यूटेशंस दैट कैन एग्जिस्ट. तो उसी तरह से ये राजमंडल की थ्योरी भी एक वेबेरियन आइडियल टाइप है. तो थ्योरेटिकली उन्होंने दी है. जरूरी नहीं है कि हर स्टेट, हर किंग इसको पूरी तरह से अप्लाई कर रहा है या फिर एकदम प्योरली अप्लाई कर रहा है. दे कैन बी परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस. ठीक है. इनफैक्ट जब हम आईआर पढ़ेंगे वी विल सी अ लॉट ऑफ कंपैरिजन ऑफ कौटिल्य विद रिस्पेक्ट टू लॉट्स ऑफ रियलिस्ट स्कॉलर्स. ठीक है. रियलिस्ट क्या होते हैं? रियलिस्ट स्कॉलर्स वो होते हैं वो अंडरस्टैंड कि देखिए स्टेट पूरे उस वर्ल्ड के अंदर कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट तो एग्जिस्ट नहीं करती. सो देयर इज अनार्की. व्हाई? बिकॉज ऑल स्टेट्स वांट टू इमर्ज पावरफुल, ऑल स्टेट्स हैव दिस गोल ऑफ एक्सपैंडिंग देमसेल्व्स. तो इसीलिए वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं. ठीक है. और लड़ रहे हैं जिसके कारण अनार्की होगी. ठीक है. तो रियलिज्म क्या बोलता है कि एट द एंड ऑफ द डे हर स्टेट को अपना नेशनल इंटरेस्ट खुद सेफगार्ड करना है. तो अपनी पावर बढ़ाओ ताकि कल को अगर कोई तुम्हें अटैक करे तुम उसको भगा सको या फिर किसी और को तुम हरा सको. इनफैक्ट ये भी बोला जाता है कि ये जो राजमंडल एंड सप्तांग थ्योरी है कौटिल्य की, ये नियो रियलिस्ट या स्ट्रक्चरल रियलिस्ट थ्योरी जो है केनेथ वॉल्स की, उसके साथ बड़ी सही बैठती है. तो केनेथ वॉल्स बेसिकली क्या करते हैं? केनेथ वॉल्स ना 3 लेवल ऑफ एनालिसिस देते हैं. वो कहते हैं अगर आपने बात करनी है ना जिसको आप कहते हैं बेसिकली योर रियलिज्म, राइट, जो आपकी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, ये 3 दायरों में एग्जिस्ट करता है, 3 लेवल्स पे एग्जिस्ट करता है. एक लेवल है जहां पे आप समझने की कोशिश करते हैं एक्शन एंड जो साइकोलॉजिकल मोटिवेशंस है ऑफ द फंक्शनरीज ऑफ द स्टेट. यहां पे कौटिल्य ने बात की है कि स्टेट में किंग किस तरह का होना चाहिए, क्योंकि किंग की क्वालिटीज जिस तरह की है उसी की क्वालिटी स्टेट में भी रिफ्लेक्ट करेंगी. देन सेकेंड लेवल में केनेथ वॉल्स बोलते हैं कि स्टेट और जिस तरह का इंटरनेशनल रिलेशंस हैं दैट विल बी अ फंक्शन ऑफ द डोमेस्टिक रेजिम. सो इफ द स्टेट इज वेलफेयर ओरिएंटेड और इफ द स्टेट इज एक्सप्लॉयटेटिव, राइट, सो इंटरनेशनल रिलेशंस विल आल्सो डिपेंड ऑन दैट. सेम चीज जो है कौटिल्य भी बात करते हैं कि वेलफेयर इंश्योर करो, प्रोटेक्शन जो है उसको दो. एंड लास्टली इज द स्फेयर ऑफ इंटरनेशनल अनार्की, जहां पे कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है, सॉवरेन पावर नहीं है. तो इसीलिए हर स्टेट जो है अपनी पावर को एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा है, जिसके कारण डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स के स्ट्रक्चर आ जाते हैं. यू हैव मल्टीपोलर, बायपोलर, यूनिपोलर. आईआर में वी विल डू ऑल ऑफ दिस इन ग्रेट डिटेल्स. तो उसी तरह से जो है इवन कौटिल्य इज गिविंग योर मंडल थ्योरी. ठीक है, कि किस तरह से विजिक्षु है. ठीक है, विजिक्षु क्या होगा? यूनिपोलर होगा. बट अगर कोई अरी भी उतना स्ट्रॉन्ग है देन यू हैव बायपोलर, और इफ यू हैव मल्टीपल स्ट्रॉन्ग स्टेट्स देन यू हैव अ मल्टीपोलर वर्ल्ड. ठीक है, तो इस तरह के जो आइडियाज थे वो आगे रखे गए. सिमिलरली क्योहेन एंड नाए, ये अब क्योहेन एंड नाए जो कि कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस की बात करते हैं कि जहां पे जो इकोनॉमिक रिलेशंस है उसके कारण वर्ल्ड जो है बहुत इंटीग्रेट हो गया है, सो इट्स नॉट दैट इजी टू वेज अ वॉर अगेंस्ट अदर्स. उसी तरह की इंटरडिपेंडेंस जो आपकी सप्तांग थ्योरी के अंदर भी जो है देखी जाती है एज फार एज कौटिल्यन थॉट इज कंसर्न्ड. ठीक है, सो अब वेरी इंपॉर्टेंटली जैसे कि हमने पहली बात की थी, कौटिल्य की थ्योरी क्या है? इज एप्लीकेबल टू इंटरस्टेट रिलेशंस, बिकॉज इंटरनेशनल का तब आइडिया ही नहीं था. बट यही थ्योरी अगर हम इसको प्रेजेंट डे ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में लगाएं तो एमपी सिंह बोलते हैं इट कैन बी रिगार्डेड एज वाया पारामंडला, जहां पे रीजनल पॉलिटिक्स एज वेल एज ग्लोबल पॉलिटिक्स के कॉन्सेप्ट में ये प्रिंसिपल्स जो हैं अप्लाई किए जा सकते हैं. ठीक है, सो वील स्टॉप हियर फॉर नाउ एंड देन वी विल टेक अप your again analysis of Kautilyan theory and details of it in the coming lecture. Okay.